वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल क्या देखा एक बार रिव्यू करते हैं और जो है कंटेंट स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट डे देखा कि व्हाई वी आर स्टडीइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वी हैव सीन मेनी बिजनेसमैन सक्सेसफुल एज वेल एज फेलियर, ठीक है ना। तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन एज वेल एज फेलियर बिजनेसमैन, तो वन ऑफ द रीजन फॉर फेलियर, not the main, it may be the main or the second reason of failure is weak financial planning. अगर आप देखते हो कि मालिया has defaulted 9,000 crore loan and Sahara Group have defaulted 24,000 crore deposits, ठीक है। तो one of the reason, there are many reasons, correct है, one of the reason is not proper financial planning, okay। तो now we have to understand कि इतना क्या financial planning में होता है और क्यों होता है। तो मैंने आपको एक एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल लिया था और मैंने बोला कि इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि एक एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर है और इनोवेटर है, एज वेल एज कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि इज अ रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। तो वो एंटरप्रेन्योर्स जो थे मालिया वगैरह इनोवेटर थे, करेक्ट, रिस्क टेकर थे, बट रिसोर्स कोऑर्डिनेशन में अगर आप देख रहे हो कि उन्होंने क्या किया रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, तो रिसोर्स कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले एंटरप्राइज बनाया, करेक्ट। कोई भी बिजनेस करना है तो एंटरप्राइज बनाना पड़ेगा। तो एंटरप्राइज 5 फॉर्म में बन सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी, एलएलपी। समझ रहे मेरी बात। ये बनाकर अब उसको सबसे पहले कैपिटल रेज करना पड़ेगा। लोन फॉर्म हो सकता है, करेक्ट है, शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म हो सकता है, ओन कैपिटल हो सकता है, और फिर उस कैपिटल को यूटिलाइज करना है एप्लीकेशन, करेक्ट है। देखो आपने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज बनाकर पहला कैपिटल लगेगा तभी आप लैंड ले सकोगे, करेक्ट है बात। तो पहला आपको पैसा रेज करना है और उस पैसे को हमने फिर अप्लाई करना है। समझ रहे मेरी बात। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं हम, फैक्ट्रीज बनाना, रॉ मटेरियल खरीदना, करेक्ट है, या फिर एक तरीके से फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करना, ओके। हाँ, फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करना। पॉज लेता हूँ, पॉज कर। सर वो पर्दा नहीं दिखेगा ग्रीन कलर का, थोड़ा इधर, ये वाला इस साइड। हाँ, और बस बस बस, है ना। हाँ सर, थोड़ा शिफ्ट कर दें वैसा, कर दिया। हाँ, स्टार्ट, ठीक है। फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करना, करेक्ट है, ये उनका एप्लीकेशन है। तो पैसा लाना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, एंड उसे अप्लाई करना, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। यहाँ पर हम आए थे, राइट। उसके बाद रियली स्पीकिंग ये दोनों चीज में 3 डिसीजंस इन्वॉल्व है। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा रेज करना, ये बहुत डेप्थ में कल हमने पूरा सेशन इसी पे बात किया है, करेक्ट है। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा लेकर आना, पैसे को इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, करेक्ट है, मशीन खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, दैट इज विच डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, करेक्ट है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा था कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या क्या देखेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन में पहला सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज कहाँ से पैसा आ सकता है। मैंने आपको कल बताया कि देयर आर 40-50 सोर्सेज, इनफैक्ट मोर देन दैट, टू रेज मनी। समुराई बॉन्ड, बुलडॉग बॉन्ड, करेक्ट है, आपको कल नाम बताए थे, करेक्ट। या फिर कहीं ना वेंचर कैपिटल फंडिंग, ब्रिज फाइनेंस, सीड कैपिटल असिस्टेंस। स्टूडेंट के हिसाब से सिर्फ इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट है, लोन है, इतना ही है। बट अभी इस सब्जेक्ट में आप लर्न करोगे कि कितने सारे सोर्सेज है जहाँ से हम पैसा रेज कर सकते हैं। फिर उस पैसे का कुछ कॉस्ट होता है, अरे सिंपल है ना, नथिंग इज फ्री। When someone is giving you loan or someone is giving you equity, investing in your equity, they expect something, करेक्ट है। और फिर हमने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एंड लिवरेज हम आज स्टार्ट करेंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग, करेक्ट। उसके बाद पैसा आने के बाद घर में थोड़ी ना रखेंगे, करेक्ट है, कॉस्ट इन्वॉल्व है ना। तो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एसेट हो सकता है, वर्किंग कैपिटल में हो सकता है। ये पूरा कल का डिस्कशन है। इस पे एक एक स्लाइड पर कम से कम 15-15 मिनट गए एक्सप्लेनेशन पार्ट। अभी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एसेट को क्या करना है, मशीन रेंट पे लेना है या खरीदना है, करेक्ट है, या प्रोडक्शन ही आउटसोर्स करना है। मशीन खरीद लेंगे तो डिसीजन चेंज नहीं होगा, मशीन रेंट पे भी ले सकता है या आउटसोर्स भी कर सकता है, कॉस्ट देखना पड़ेगा। फिर वर्किंग कैपिटल में स्टॉक मैनेजमेंट आ जाता है, करेक्ट है। स्टॉक मैनेजमेंट आपने कहाँ पढ़ा है, कॉस्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
EOQ, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, लीड टाइम, करेक्ट है, रीऑर्डर लेवल, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट FM में होना चाहिए था, मटेरियल चैप्टर, बट वो कॉस्टिंग में कवर अप हो गया, करेक्ट। डेटर्स मैनेजमेंट, मैंने आपको कल बताया था एग्जाम्पल कि अगर कोई कस्टमर आता है बोलता है कि सर आई वांट 4 months क्रेडिट, तो क्रेडिट देना है कि नहीं देना है, देना है तो प्राइस कितनी चार्ज करना है। कोई कस्टमर कैश में खरीदना चाहता है तो कैश डिस्काउंट कितना देना है, करेक्ट है बात। तो ये प्लानिंग करना वो डेटर्स मैनेजमेंट है। और कैश मैनेजमेंट आपका कॉस्टिंग का पार्ट FM में आया, मैंने आपको बताया बजट एंड बजटरी कंट्रोल जो चैप्टर था जहां पर अपने बजट्स बनाए, जिसमें से एक जो बजट है कैश बजट, वो आप इधर पढ़ने वाले हो। समझ में आ रहा है मेरी बात, करेक्ट है। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिक्लेयर करना है कि पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो कितना करना है, लास्ट ईयर कितना किया था, आगे कितने चांसेस है, इंडस्ट्री में कितना दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट प्राइस क्या है, डिविडेंड डिसीजन। आजकल उनकर डायरेक्टर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाएंगे, बोलेंगे हम चाहते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करें, आपको क्या लगता है, आपको जस्टिफाई कर। आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे हिसाब से डिविडेंड दे दो, क्यों, आंसर रिपोर्ट बनाओ। समझ रहे हैं, लॉजिक होना चाहिए। तो डिविडेंड डिसीजन और ट्रांसफर टू रिजर्व, ये हमने कल देखा था। हमने इसके अलावा बहुत सारी चीजें टच की थी, कॉस्ट, डेप्ट एंड इक्विटी का पार्ट, करेक्ट है। फिर हमने बीटा वर्ड पढ़ा था, ओके। बीटा इज व्हाट, सेंसिटिविटी ऑफ अ स्टॉक इन रिलेशन टू द मार्केट इंडेक्स, ये वर्ड पढ़ा था आपने, करेक्ट है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ टोटली न्यू चैप्टर, ओके। एक काम करना है, हेडिंग लिखना है बुक में, न्यू पेज पे, लिवरेज। लिवरेज किधर आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है, करेक्ट है, लिवरेज। और लिवरेज में आपने क्या करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है, इंडेक्स फॉर द चैप्टर। इंडेक्स में, इंडेक्स कैसे, देखो चैप्टर का इंडेक्स चाहिए, क्योंकि आपको ग्रुप 2 की पढ़ाई ग्रुप 2 में खत्म करनी है, तो यू हैव टू बी सिस्टमैटिक फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ। तो आपने कल उठकर आपका फ्रेंड कॉल करता है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये मुझे क्वेरी है, या समझ रहे हैं, तो अभी आपके सामने FM की 2-3 बुक होगी, करेक्ट है, क्वेश्चन बुक होगी और 8 सब्जेक्ट की बुक्स रहेगी। आप उसको ढूंढ के निकालने में 15 मिनट लगाओगे और ऐसा 100 क्वेरी पूछ लिया, कहानी खत्म। समझ मेरी बात, ओके। पूरे इसमें पढ़ाई में 100 क्वेरीज का डिस्कशन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, चैप्टर के अंदर ही इंडेक्स बनाना है, चैप्टर वाइज। कैसे बनाना है, देखो लिवरेज के नीचे एक काम करना है, पहला कॉलम क्वेश्चन नंबर, पहला कॉलम क्वेश्चन नंबर, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन नंबर, पर्टिकुलर्स, पेज नंबर, आपकी नोटबुक का पेज नंबर, पेज नंबर, रिमार्क्स, रिमार्क्स के लिए जगह रखना है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, एक जगह छोड़ देना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है। सपोज 20 क्वेश्चन, सपोज एग्जाम्पल, ओके। तो 1 2 3 4 20 ऐसे लिख दो, एक एक लाइन छोड़कर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिख के रखना है, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस छोड़ देना है। फिर तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो मेन एडजस्टमेंट है वो इंडेक्स पे लिख देंगे कि इस क्वेश्चन में आपने क्या देखना है रिवीजन के टाइम पे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 2 में क्या बोला, समरी में लिख देंगे, करेक्ट है। तो आपको पता चलेगा एग्जाम के टाइम पर कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन न्यू कंसेप्ट है, कौन से कंसेप्ट, कौन से एडजस्टमेंट किधर है, तो आपको उसमें टेंशन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो आपने क्या कर दिया, 1 to 20 लिख दिया है क्या, 20 तक चलने दो, एक रफली देखेंगे आप, आगे जान तो अगले कंजूसी नहीं रहे, लिखा, ठीक है। ठीक है ना। सबसे पहले लिवरेज, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, दे डोंट एक्सप्लेन द मीनिंग ओनली कि व्हाट इज लिवरेज, फ्रैंकली, ओके। चलो पहले मीनिंग से स्टार्ट करते कि लिवरेज होता क्या है, ओके, हाउ इट गोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज, देन विल गो टू द एप्लीकेशन कि इसका मीनिंग FM में क्या कर रहा है, एंड फिर डिसीजन मेकिंग स्लोली स्लोली, ओके। तो कोई आइडिया, ये लिवर वर्ड आया है कहीं तो, लिवरेज इज उसका एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है।
तो लिवर वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज लिवर? ये आपके साइंस बेस्ड है, बोलो व्हाट इज लिवर? हाय, आपको लिवर नहीं पता है? अरे वो बायोलॉजी वाला लिवर है, करेक्ट है ना बात? ओके, बायोलॉजिकल लिवर नहीं बोलते हैं, लिवर इज इन फिजिक्स एंड बेसिकली इन फिजिक्स मतलब इट्स अ आयरन रॉड, ओके, विच हेल्प्स टू पुश थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे टिपिकल लिवर का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक स्टोन उठा रहे हो वेरी कॉमनली, तो बहुत हैवी है, बहुत डिफिकल्ट जाएगा, बट ये दिख रहा है आपने, वो रॉड से थोड़ा सा अपने हेल्प ली, रॉड की हेल्प ली और उसको पुश किया रॉड को नीचे, तो वो उठेगा और थोड़े कम एफर्ट से ज्यादा बेनिफिट होगा। अरे हाँ या नहीं? दैट रॉड इन सिविक्स, सॉरी फिजिक्स, करेक्ट है? तो दैट रॉड दैट इज बीइंग यूज्ड इज कॉल्ड एज लिवर इन, वहां से ये बड़ा है, समझ में मेरी बात? तो आई कैन टेल यू कि लीवर मीन्स सम एडवांटेज टेकन ऑफ समथिंग। यहाँ पर उसने एडवांटेज किस चीज का लिया? रॉड का लिया, समझ रहे मेरी बात? तो कोई भी काम कर रहे हो कि कुछ थोड़ा एफर्ट लोगे, करेक्ट है, थोड़ा सा एडवांटेज लोगे तो काम का इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। वैसे बिजनेस में भी हम आएंगे, वो अभी आपको वेट करना है। एफएम के अंदर क्यों कर रही है हम बात करेंगे, उसको समझने में टाइम लगेगा, मतलब आपको मीनिंग समझने में आराम से 2 सेशंस आराम से ध्यान देना है, होगा, ओके? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिवर। यहां से ये वर्ड उठाया गया लिवरेज, ओके? आई विल टेक वन मोर एग्जांपल हियर, यू नो, मतलब कार आप हाईवे साइड कहीं कुछ हो गई, बंद हो गई, अब कोई आया बंदा टायर चेंज करना है, आप ऐसा कार थोड़ी ना उठाओगे, बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ऐसे कार उठाओ, चलो आप बोले टायर बदल दो, ऐसा हो सकता है? तो आप क्या यूज करोगे? जैक, ये कार के अंदर रहता है, आपको मालूम है। जैक नीचे लगा दोगे, थोड़ा सा फोर्स लगाकर, ठीक है, थोड़ा सा रूट करना पड़ता है ना, थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, ऑटोमेटिकली आपको उसका एडवांटेज मिलता है, थोड़े एफर्ट्स में आउटपुट ज्यादा मिलता है। दैट इज लिवर, टेकिंग एडवांटेज ऑफ समथिंग, समझ रहे मेरी बात? ओके, तो ये यहां पर कर क्या रहा है, हर बिजनेस के अंदर कुछ लिवरेज लिया जाता है। किस चीज का लिवरेज लिया जाता है? लोन का लिवरेज लिया जाता है, लोन का एडवांटेज लिया जाता है। इट मे बी रिस्की, नो डाउट अबाउट इट, बट लोन का एडवांटेज लेते हैं लोग। मैं आपको बताऊं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं आप सबसे, आप कम रिस्क लेने वाले लोग हो, आप बोलते हैं सर हमें जिंदगी में रिस्क ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब कोई बात नहीं, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम रिस्क टेकर, ओके, आप एक काम करो, आपका पैसा मुझे दे दो। बोले सर हमें क्या मिलेगा? बोले एक काम करो, एफडी पर रेट कितना है? 8%, मैं आपको 12% दे देता हूँ। कितना टक्का? 12%, कोई दिक्कत है? आप बोले ठीक है सर, बढ़िया प्लान। अब 12% से मैं पैसा लाया, मैंने कम से कम 10 करोड़ आपसे इकट्ठा किया। चलो लेट्स टेक अ स्मॉल अमाउंट, 1 करोड़, करेक्ट है? कितना अमाउंट लिया? 1 करोड़। ध्यान देना अभी। तो अब देखो एक तरीके से सुनो, इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? अब मैं यहां पर मैंने 1 करोड़ का लोन लाया 10% पे, ध्यान देना, ओके? कितने परसेंट पे लाया? 10% पे। अब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, 1 करोड़ मेरा पैसा लगा, 1 करोड़ आपका लगा, ओके? अब यहां से, ठीक है ना बात, अब मैंने क्या किया, बिजनेस में अच्छा खासा सेल्स किया और नेट प्रॉफिट जनरेट किया 50 लाख। नेट प्रॉफिट जनरेट किया 50 लाख, मतलब कितना टक्का कमाया? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? 50 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ इंटू 100, चेक करो, 20% क्या 25%? 25%, करेक्ट है, 25% कमाया मैंने। अब 25% में मैंने आपको देना कितना है? सिर्फ 10%, करेक्ट है? आपका पैसा यूज करके कमाया कितना मैंने? 25%, और आपको दिया कितना? 10%, बाकी 15% किसको मिला? मुझे। अरे हाँ या नहीं? तो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर मुझे एडिशनल प्रॉफिट हो गया। मेरा इक्विटी फिक्स है, मेरे पास जितना कैपिटल है वो तो है। अगर मैं जिंदगी में लोन लूंगा नहीं, रिस्क लूंगा नहीं एज अ बिजनेसमैन, समझना मेरी बात, तो मेरे पास 1 करोड़ था, मैंने 1 करोड़ ही लगाया तो मैं कम कमाता था। बट आपका पैसा यूज करके मैंने और ज्यादा कमाया कि नहीं कमाया? कमाया।
तो मैंने आपके लोन का लिवरेज, एडवांटेज, लीवर लिया कि नहीं लिया? लिया। अरे बिजनेसमैन बेवकूफ नहीं होते, एक बात समझना, उनके बैलेंस शीट में लोन दिखता है 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 15 करोड़, बट लेते हैं तो कुछ विजन के साथ लेते हैं। उनको पता है कि अगर वो 12% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, तो कम से कम 40% कमाएंगे तो ही लोन लेंगे। अगर मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 5% कमाने वाला हूं, तो विल आई टेक लोन फ्रॉम यू? अरे आपको 10% देना, मुझे 5% कमाना, बेवकूफ बैठा हो क्या मैं? समझ रहे हैं? तो व्हाट इज द साइकोलॉजी इन द सोसाइटी? द लोन इज नॉट गुड, ये हमने बात किया था, समझ मेरी बात। द लोन इज नॉट गुड, बट आपका जो बिजनेस है, थोड़ा सा लोन का पैसा लाओ, उसका एडवांटेज से आपका एक्सपेंशन हो सकता है और आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? करेक्ट है ना बात? जस्ट थिंक, इमेजिन, अगर मैं एकदम सोफिस्टिकेटेड बंदा हूं, 2 टाइप के लोग हैं यहाँ पे, ओके? ये बंदा जो है, ये बहुत ज्यादा सोचता है जिंदगी में और सिर्फ सोचने में टाइम निकाल देता है, और ये जो बंदा है, ये यकुजुना, ठीक है ना बात, एक्शन लेता है जिंदगी में, ओके? अब ये जो बंदा सोचता है, नहीं 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 नहीं, लोन लिया तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे, तो इसके पास का 20 लाख का कैपिटल है, इसके पास भी 20 लाख का कैपिटल है, मेरी बात समझना, चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, 50 लाख और 50 लाख, ओके? अब इसने क्या किया, 1 BHK फ्लैट खरीद लिया, ओके? और इसने क्या किया, 1.5 लाख करोड़ का और लोन ले लिया और एक बड़ा सा प्रॉपर्टी खरीद लिया, ओके? अब 4 साल डाउन द लाइन प्रॉपर्टी के रेट्स डबल हो गए, एग्जाम्पल, अजम्पशन, नॉट नेसेसरी, तो ये 50 लाख की वैल्यू घर की कितनी हो गई, 1 करोड़, और ये बंदे का 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 4 करोड़, करेक्ट है बात? अब ये बंदे ने कमाया कितना एक्स्ट्रा, 50 लाख, सब्जेक्ट टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो हम बात करेंगे कि थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह छोड़ दो, हम उस पर आएंगे, ओके? बट इस बंदे ने 4 करोड़ में से 1.5 करोड़ बैंक को रिटर्न कर दिया, सपोज 2 करोड़ रिटर्न कर दिया विद इंटरेस्ट, करेक्ट है? और 50 लाख उसका खुद का कैपिटल था, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 1.5 करोड़। अब ये देखो, ये 50 लाख पे बैठा है और ये 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा लेके बैठा है, दोनों के पास सेम कैपिटल था, 50 लाख 50 लाख, और दोनों के पास सेम हुनर था, बट उस बंदे ने थोड़ा सा लिवर ले लिया, लिवर ले लिया मतलब एडवांटेज लिया, समझ में मेरी बात? और एडवांटेज लेकर अपने रिटर्न्स को बढ़ाया, प्रॉफिट को बढ़ाया, समझ में मेरी बात? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो लिवरेज, लिवर, वापस है, जो थोड़े लेट आए हैं उनके हिसाब से मैं वापस से एक बार बताता हूँ, क्योंकि चीजें बेसिक्स पे चल रही बहुत। हमने लिवरेज स्टार्ट किया, ओके? जिसमें मैंने बोला पहले लिवरेज का मतलब क्या है, मैंने पहले पूछा लीवर का मतलब क्या है। लीवर मींस नॉट द लिवर, दैट इज LIVER, ओके? दिस इज LEVER, ओके ईश्वर, हाँ। तो यहाँ पे देखना, उसने LIVER बता दिया, तो अब यहाँ पे देखना कि लिवर मतलब वो रॉड होता है जो फिजिक्स में यूज किया जाता है, ओके? आयरन रॉड यूज टू पुश द प्रोडक्ट। अब वो देखो हेवी कुछ चीज रखी है, उसको डायरेक्टली उठाने जाओगे, डायरेक्टली उठाने जाओगे तो बहुत टफ जाएगा, बट उस रॉड की मदद लेकर पुश, थोड़ा भी पुश करोगे तो इजीली उठेगा। तो आपको लाइफ में कुछ लिवरेज लेना पड़ता है, समझ रहे मेरी बात? ओके? तो कहीं ना कहीं देखो, दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग क्लास अटेंड करते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हो, कि थोड़े कम एफर्ट्स में जल्दी से समझे। अरे करते क्या नहीं, थोड़े आप, कोई समझा रहा है तो फटाफट, आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार क्या हुआ, पेपर हुआ था कल, तो मेरे पास कॉल आया, दिमाग देखो कैसे लोग लगाते हैं, ठीक है ना? कॉल आया कि सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ओके, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप मुझे क्वेरी सॉल्व करके दो। मैं बोला क्या? बोले नहीं सर, एक्चुअली वो चैप्टर पढ़ना ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला मुझे, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर था, ठीक है? आप एक काम करो, मैं गाड़ी हाफ एन आवर मुझे ट्रैवलिंग में लगेगा, मैंने हेडफोन लगाया है, आप ओरली जितना बोलोगे मैं पढ़ते बैठूंगा, रीड करते बैठूंगा एक एक लाइन, बहुत टाइम जाएगा, तो आप एक काम करो, आप प्लीज थोड़ा सा कर सकते हैं क्या? बोला बेटा चल, तू इतना अच्छा सोच रहा है तो मैं तेरे को हेल्प करता हूँ। मैंने उसको कंटिन्यूस बोलते गया, देखो ये है, उसे सुनते गया, और एग्जाम सेंटर पहुंचते ही उसने अभी पढ़ा, हाँ सर ने ऐसा कुछ बोला था, जल्दी समझ में आया। तो उसने लिवरेज लिया कि नहीं लिया? लिया।
समझे? एडवांटेज लिया कि नहीं लिया? लिया। इस बंदे ने भी वो बॉक्स या वो जो हैवी चीज है उठाने के लिए डायरेक्टली उठाएगा या कुछ चीज की मदद लेके उठाएगा, तो उससे जल्दी से कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट आएगा। करेक्ट है? तो सेम विद दिस एग्जांपल ऑफ जैक। तो मैंने आपको बताया कि यही चीज बिजनेस में कैसे आती है, लिवरेज। मैंने आपको यही चीज बताया बिजनेस में, बाय टेकिंग लोन। थोड़ा सा लोन ले लो, रिस्क ले लो। करेक्ट है? रिस्क है, नो डाउट, बट थोड़े से रिस्क है, शायद आपका एफर्ट्स और आउटपुट ज्यादा मिले आपको। करेक्ट है? सिंपल लॉजिक है। शायद आपका एफर्ट्स क्या हो जाए, ज्यादा मिले आपको। अरे आपको मैं फैक्ट बताता, मेरे अंकल है, ठीक है, रियल अंकल, उन्होंने 2007 में 45 लाख का अनसिक्योर्ड लोन लिया था। होता है ना, मीटर पे बोलता है, ब्याज पे। ओके, फैमिली फ्रेंड से लिया, इधर उधर से 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 45 लाख का एक लैंड खरीदा। करेक्ट है? और वही अगर दूसरे मेरे जो अंकल्स है या मेरे पापा भी है, नहीं बोलते नहीं, जिंदगी आराम से चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए। अब वो अंकल ने 45 लाख का प्लॉट लिया था। आज उस प्लॉट पर 3 एकड़ का प्लॉट है, जिसपे कम से कम 1.5 एकड़ का वेयरहाउस बना है और सुजलर कंपनी को रेंट आउट किया है। पर मंथ ही इज अर्निंग 8 लाख रुपीज रेंटल, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन दिस देयर आर 2 पार्टनर्स, 4.5 लाख, 4.5 लाख। आज उन्होंने थोड़ा सा लिवरेज लिया, समझे मेरी बात, डेट। ओके, अपने लाइफ को पुश किया कि नहीं किया? किया। बट बाकी जो ब्रदर्स थे, ये बहुत कंजर्वेटिव लोग थे, नथिंग रॉन्ग। ओके, तो उन्होंने जितने एफर्ट लिए बट इतना आउटपुट नहीं मिला। थोड़ा और लोन लाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो शायद से आपके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये वर्ड हो गया लिवरेज। हमने सिर्फ वर्ड क्या समझा है? लिवरेज। एक काम करना है, आप नीचे 1-2 लाइन नहीं लिखना है, लिखो लिवरेज। इंडेक्स बनाया, इंडेक्स के यहाँ नेक्स्ट पेज पे आने का, कंजूसी करने का नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिखने का। ओके, तो लिवरेज जनरली मीन्स एडवांटेज ऑफ समथिंग। Leverage generally means advantage of something. Leverage generally means advantage of something. It is derived from the word liver. It is derived from the word liver. It is derived from the word liver, that is in physics, ठीक है, where an iron rod is used, to push the heavy products, Iron rod is used to push the heavy products. क्लियर हो गया बात? ओके, बट देखो मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो एडवांटेज में टर्न आउट हो। इट मे और मे नॉट। करेक्ट है बात? इट मे और मे नॉट। हाउ? कैन टेक एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल। देखो, ठीक है, मिस्टर रामलाल, ओके, एंड मिस्टर श्यामलाल, ओके, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल। मिस्टर रामलाल ने 50 लाख रुपए कैपिटल खुद का था, 50 लाख रुपए लोन का लाया 10% पे, और उसने 1 करोड़ का कैपिटल बिजनेस में लगाया। 1 करोड़ का बिजनेस में पैसा लगाने के बाद उसने ऑपरेटिंग साइकिल बहुत घुमाया, ओके, और ऐसा करके उसने कम से कम सब 30 लाख की प्रॉफिट अर्न की। 30 लाख में से उसको 5 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ा। करेक्ट है? ब्याज, ठीक है ना बात? तो 25 लाख रुपए उसने कमाया। बट जनरली लोग क्या करते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं। मैंने आपको बताया था, सपोज मिस्टर श्यामलाल जो है, इसने क्या करना है, 50 लाख का कैपिटल लगाया, 50 लाख का लोन लिया और घर खरीदा। सिंपल लॉजिक है, आप याद करो, ये बात हमने की थी।
करेक्ट है, घर खरीदा, अब उस घर पर उसने बोला कि रेंटल इनकम मिलेगा 20,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 मंथ्स 2,40,000, ठीक है ना बात, इनकम टैक्स ये छोड़ दो, तो लगभग अब उसको 50 लाख पे 10% देना था, करेक्ट है, तो 5 लाख फ्रैंकली स्पीकिंग पर्सनल पैसे से उसने ये रिपेमेंट किए। सपोज चलो उसको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल गया, रियली स्पीकिंग इसने कमाया कितना, 2.4% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर 2.5%, और इस बंदे ने कितना कमाया, 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इस बंदे ने लिवरेज लिया नहीं, और इस बंदे ने लिवरेज लिया। समझ रहे मेरी बात? तो इट मे बी फेवरेबल, इट मे बी अनफेवरेबल, ये हम बात करेंगे। इसने कमाया थोड़ा ज्यादा, उसने नहीं कमाया, गलत जगह पर एप्लीकेशन किया, इसीलिए उसका क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज। द बेस्ट एग्जांपल इज डीएसके ग्रुप, जो लेटेस्ट पुणे के अंदर है, समझ रहा है, कंस्ट्रक्शंस में, जिन्होंने हैवी रेट पर लोगों से इंटरेस्ट लोन लिया, कमाया कम और लॉसेस में टर्न आउट हो गए। मतलब 36%, 30% ब्याज भरे, कमाते समय 12% ही कमाया, तो अपने जेब से पैसा गया। क्लियर हो गया बात? ओके, तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ सेम वे में कि कैसे कैसे क्या ये लिवरेज में जा रहा है। कल हमने पढ़ा था बिजनेस के अंदर 2 रिस्क होते हैं। ओके, कौन से 2 रिस्क होता है, एक ऑपरेटिंग रिस्क एंड सेकंड इज फाइनेंशियल रिस्क, करेक्ट है। तो ये जो है ना, ऑपरेटिंग रिस्क मतलब किस चीज का रिस्क, या बिजनेस रिस्क मतलब क्या, रेंट देना ही पड़ेगा, सैलरी देनी ही पड़ेगी, बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। अब मैं आपको बताऊं मैं कैसे काम करता हूं। मेरे पास कोई स्टाफ है, बोले सर जॉब चाहिए, बोले बेटा तू क्या काम करेगा, बोले मैं ये काम करूंगा। बोले देख तुझे अगर मैं 10,000 दे रहा हूं, ठीक है ना, तो मुझे तेरे से 40,000 कमाना है, तब मैं तुझे 10,000 दूंगा। अगर मैं तुझे 10,000 दे रहा हूं और तू मुझे सिर्फ 5,000 का इनकम बना के दे रहा है, तो मैं दूंगा क्यों तुझे? आई वॉन्ट टू टेक योर लिवरेज, आई वॉन्ट टू टेक योर लिवरेज, समझ रहा है, मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं तुझे फिक्स कमिटमेंट देने को रेडी हूं 10,000 पर मंथ, बट तेरे से आउटपुट 20,000 का आना चाहिए। समझ रहे, बनिया दिमाग, ब्याज, समझ रहे। तो अब मेरे पास एक स्टाफ आया था, बोले सर डन, आपको मेरे को सिर्फ 2 महीने का टाइम दो एक सेटल होने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। मैंने डन, तेरे पे रिस्क लेने को मैं रेडी हूँ, तेरे को मैं 2 महीने की सैलरी ऐसे ही दे दूंगा, बट उसके बाद तीसरे महीने में अगर तेरा काम की वैल्यू और तेरी सैलरी मैच नहीं हुई तो मैं सोचूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो कोई भी सैलरी दे रहा है, रेंट दे रहा है, फिक्स कमिटमेंट ले रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, माय जीजू इज वर्किंग इन Amazon, मैंने आपको बताया था, ही इज अर्निंग 40 लाख पैकेज। Amazon ने बोला 40 लाख का पैकेज देंगे सॉफ्टवेयर बनाने में, 40 लाख दे रहे हैं, बट उससे रिटर्न्स तो ज्यादा ही लेंगे ना। अगर उसको 40 लाख देकर आउटपुट 20 लाख का ही है, तो क्यों देंगे इन्वेस्टमेंट? तो Amazon ने उनको घर दिया, Amazon ने उनको ESOP दिया, Amazon ने उनको ट्रेनिंग दिया, खर्चा किया, सब रिस्क लिया, ऑपरेटिंग रिस्क उठाया उस बंदे पर, करेक्ट है बात। और अभी वो Amazon से एक तरीके समझना कि उस बंदे से वो आउटपुट 1 करोड़ का ले रहे हैं, तब जाकर वो उनको 40 लाख पे कर रहे हैं, करेक्ट है बात। तो हर बिजनेस के अंदर 2 रिस्क होता है, एक फिक्स कॉस्ट का रिस्क और एक लोन का रिस्क। फिक्स कॉस्ट मतलब बिजनेस हो ना हो सैलरी देना पड़ेगा, करेक्ट है, बिजनेस हो ना हो रेंट पे करना पड़ेगा ही। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझना, करेक्ट है। और दूसरा, फिर कमाने के बाद वो लोन और उसका इंटरेस्ट पे करना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। जो लोगों से अपने पैसे लिए थे उनको तो इंटरेस्ट देना ही है। जब डेट आता है तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। ये जो छोटा चार्ट है फिर से क्यों लिखना है? क्योंकि लिवरेज चैप्टर में यूज होने वाला है। तो ये स्मॉल चार्ट फिर से लिखो नीचे बुक में, पहले हमने कल लिखा था। ओके, रिस्क इन बिजनेस, there are 2 risks, बिजनेस रिस्क और दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब रिस्क ऑफ फिक्स कॉस्ट। बिजनेस रिस्क मतलब रिस्क ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल रिस्क मतलब रिस्क ऑफ डेट, लोन्स।
रिस्क ऑफ डेट और लोन्स। पक्का? क्लियर? अब कुछ चीजें जो बेसिक्स है लिवरेज में, मैं वो बता रहा हूं। कमिंग 30 मिनट्स आराम से सुनना है, फिर चैप्टर पूरा आराम से जाएगा। हाँ सर, जो इंटरेस्ट आता है लोन पे, सर फिक्स कॉस्ट ही कंसीडर किया जाएगा? हाँ, इंटरेस्ट देते हम। हाँ। हाँ करेक्ट, फिक्स कॉस्ट है। तो सिर्फ उसको बाइफरकेट किया, नेचर को। मैं क्यों समझाता हूँ, क्यों आप बोल रहे हो फिक्स कॉस्ट में ही पकड़ लो, करेक्ट है। वाई यू आर कंसिडरिंग इट सेपरेट, आई आंसर इट अभी, करेक्ट। तो अब देखना, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में आपको समझा रहा हूँ कैसे। आपने कॉस्टिंग में किया ये चीज, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, पढ़ा कि नहीं समझ। ये कॉमन स्टेटमेंट जो एफएम में भी यूज होने वाला है इज कंट्रीब्यूशन, जहां पे आपने पीवी रेशियो पढ़ा था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ओके। तो कंट्रीब्यूशन, फिर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा, तो वो प्रॉफिट को बोलते हैं हम ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी तक हमने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है। आप अगर अकाउंट्स देखोगे तो इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट, बट अभी हम अकाउंट्स में नहीं है, हम डिसीजन मेकिंग सीख रहे हैं। तो हमारे लिए इंटरेस्ट एक अलग चीज है। पहले बिजनेस देखेंगे, बिजनेस के बाद जो प्रॉफिट आएगा, अब इंटरेस्ट को हम अलग पकड़ेंगे, बताऊंगा क्यों, ओके। ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से हम पहले इंटरेस्ट वालों को पैसा देंगे, इंटरेस्ट देने के बाद यहां पर ईबीटी आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, फिर क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड वाले लोग, पीडी, फिर आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब मेरी बात समझना, सेल से लेकर ईबीआईटी तक ये ऑपरेटिंग पार्ट है, बिजनेस कैसे चला रहे हैं। एक बार बिजनेस चल गया, जो प्रॉफिट आया वहां से लेकर नीचे तक फाइनेंशियल पार्ट है। सर कैसे, हमने सेल्स किया, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया, फिक्स कॉस्ट रिकवर किया, हमारे पास आ गया ईबीआईटी। हम बंटवारा करना चालू करेंगे, अरे लोन वाले आओ इंटरेस्ट लेके जाओ, अरे बैंक वाले लोन इंटरेस्ट लेके जाओ, अरे गवर्नमेंट भी आ रही है, दो भाई तो गवर्नमेंट को दो, समझ है मेरी बात। प्रेफरेंस होल्डर डिविडेंड लेके जाओ। जो लोगों ने पैसा लगाया था बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट नहीं भी लगाती है, बट कुछ तो चाहिए ना कंट्री चलाने के लिए, करेक्ट। आपने टैक्स पढ़ा है। तो व्हाट इज माय पॉइंट, ईबीआईटी से बंटवारा शुरू हो जाता है, ठीक है ना बात। कहां कैसे बंटवारा, पहले लोन वाले को इंटरेस्ट दो, फिर गवर्नमेंट को टैक्स दो, फिर प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड दो, फिर इक्विटी को बचा कचरा, करेक्ट है, हो तो दो नहीं तो मत दो, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बिजनेस कितना अच्छे से किया है वो कैसे किधर से समझ में आएगा, सेल टू ईबीआईटी, और बाद में फाइनेंशियल पार्ट कहां से समझ में आता है, ईबीआईटी टू द लास्ट प्रॉफिट। तो अगर आप देखते हो पहला जो पार्ट है ना, सेल टू ईबीआईटी, ये कॉस्टिंग का पार्ट है, जहां पर कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और एक बार जो प्रॉफिट आया तो हमने लोगों से पैसा रेस किया था, वो रेस किया हुआ पैसा हमको प्रोक्योरमेंट किया था, वो प्रोक्योरमेंट करके हमने उनका पैसा यूटिलाइज करा था, अब उनको रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गया एफएम का पार्ट, ये हो गया किसका पार्ट, एफएम का पार्ट। कैन यू रिपीट दिस, देखो व्हाट इज फर्स्ट थिंग इज सेल्स, करेक्ट है। सेल्स में से क्या माइनस हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन, फिर क्या आता है, फिक्स कॉस्ट, फिर क्या आता है, ईबीआईटी। अब बंटवारा शुरू हो गया, पहला किसको पैसा दोगे, डेट वालों को, क्या दोगे, इंटरेस्ट, फिर किसको दोगे, गवर्नमेंट, करेक्ट है। इंटरेस्ट इज अलाउेबल एक्सपेंस, इसलिए पहले इंटरेस्ट माइनस हुआ, फिर गवर्नमेंट को हमने क्या दिया, टैक्स, फिर प्रेफरेंस होल्डर को क्या दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर इक्विटी वाले को बचा हुआ रेसिडुअल इनकम हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, शायद ये प्रॉफिट हम कैरी फॉरवर्ड करें आगे एक्सपेंशन के लिए भी, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसीलिए इंटरेस्ट को हमने अलग रखा है, क्योंकि इंटरेस्ट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड ये जो ऑपरेटिंग डिसीजन जो है, ये कॉस्टिंग में आप सीखते हो कि मटेरियल कितना रखना चाहिए, प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, बजट बनाकर आउटपुट कितनी रखनी चाहिए, करते कि नहीं करते ऐसा, करेक्ट है बात। तो अभी आप एक काम करोगे, ये जो स्टेटमेंट है ये हर जगह काम आने वाला है, करेक्ट है, हर सम में आने वाला है। तो ये स्टेटमेंट भले आपको आता है बट लिख लेना है, लिखो आप नीचे, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, इज्जत में लिखना, प्रॉपर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स।
profitability statement, sales less variable cost is contribution. Less fixed cost is EBIT. EBIT का फुल फॉर्म भी लिख देना है, एक ही बार फुल फॉर्म लिखो, आगे जाके आप एब्रिविएशन यूज कर सकते हो. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब अभी तक इसमें से इंटरेस्ट नहीं गया और टैक्स नहीं गया. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसके बाद लेस इंटरेस्ट, करेक्ट. Therefore EBT, earning before tax. Therefore EBT, earning before tax, less tax. Therefore PAT या EAT भी लिखते हैं, earning after tax, profit after tax. PAT, profit after tax. Less preference dividend. Therefore earning available to equity shareholder. Earning available to equity shareholder. Earning available to equity shareholder. ये जनरल स्टेटमेंट है जो लिवरेज के हर सम में आपको बनाना है. हम करेंगे. लिवरेज का क्या एप्लीकेशन है हम बताएंगे. अभी तक सिर्फ लिवरेज का मीनिंग देखा है हमने कि टेकिंग द एडवांटेज ऑफ समथिंग विच में बी रिस्की ऑल्सो, विच में बी रिस्की एज वेल. करेक्ट है. इफ एडवांटेज मिला है तो गुड, नहीं तो इट्स अनफेवरेबल. क्लियर है. बिजनेस के अंदर हम क्या लिवरेज लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट का लिवरेज लेते हैं और डेट का लिवरेज लेते हैं. मैंने आपको डेट का एग्जाम्पल समझाया, फिक्स कॉस्ट का बताऊंगा. ओके. तो अब देखो यहां से आपने क्या करना है, सेल टू ईबीआईटी का एरो बनाना है. वहां पे लिखना है ऑपरेटिंग पार्ट. सेल टू ईबीआईटी जैसे मैंने एरो बनाया था. ओके. वहां पे क्या लिखोगे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या ऑपरेटिंग पार्ट लिखना है. सेल टू ईबीआईटी ऑपरेटिंग पार्ट है और ईबीआईटी टू लास्ट प्रॉफिट में लिखना है फाइनेंशियल पार्ट, पैसों का लेन देन, फाइनेंशियल पार्ट. सी दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वो अलग चीज है, वो रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है. ये हमारे प्लानिंग के पार्ट के हिसाब से हम अपना स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमने रखा है. अब मैं आ रहा हूं लिवरेज के टाइप्स क्या है. करेक्ट. टाइप्स क्या है, मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी है. ठीक है. तो लिवरेज के टाइप्स कितने हैं, 3 टाइप्स है. कौन से 3 टाइप्स है आप देखोगे तो आपको नाम से ही समझ में आएगा. ऑपरेटिंग लिवरेज, नाम से अभी आपको थोड़ा बहुत लिंक हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा सा 20-30%. फाइनेंशियल लिवरेज और दोनों मिलाकर हम पढ़ रहे तो कंबाइंड लिवरेज. ये क्या है हम बात करेंगे. करेक्ट. पहला क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड क्या लिखा आपने, कंबाइंड लिवरेज. तो लिखो नीचे एक चार्ट बना के रखो, मैं बताता हूं ये क्या है. टाइप्स ऑफ लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज, second financial leverage, and third is combined leverage. देखो अब ये क्या है बात करेंगे. आपने कल भी बात की थी और आज भी हम बात करें इलास्टिसिटी. क्या होता है इलास्टिसिटी, अपने डिमांड इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. करेक्ट है. प्राइस बढ़ा या घटा उसका इंपैक्ट डिमांड पर कितना टाइम से. प्राइस 10% बढ़ा, डिमांड 20% गिरा, 2 टाइम्स हो गया इलास्टिसिटी.
प्राइस कम ज्यादा होने का असर, कल ही हमने बात किया था कि डिमांड पर क्या टाइम्स इंपैक्ट हो रहा है, दैट इज इलास्टिसिटी. बट एक बात समझना, इलास्टिसिटी इज अ जनरल मीनिंग. आप ऐसा नहीं है, आप स्टूडेंट के माइंडसेट में क्या होता है, इलास्टिसिटी पहली बार इकोनॉमिक्स में पढ़ा है तो हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक्स ने ये इलास्टिसिटी वर्ड ही खरीद लिया. ऐसा नहीं होता है. दो वेरिएबल्स की स्टडी को इलास्टिसिटी भी बोलते हैं कि एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इंपैक्ट आ रहा है. आप समझ रहे हैं, उसको भी क्या हम बोलते हैं, इलास्टिसिटी. नो डाउट आपने जिंदगी में पहली बार इलास्टिसिटी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, इसलिए आप क्या कर लेते हो, इलास्टिसिटी मतलब इकोनॉमिक्स. ऐसा नहीं होता है. जनरली मीनिंग क्या होता है, इलास्टिसिटी मतलब क्या, चेंज इन वन वेरिएबल इंपैक्टिंग द अनदर वेरिएबल. समझ मेरी बात. प्राइस एक वेरिएबल है, डिमांड एक वेरिएबल है. प्राइस चेंज हुआ, उसका असर डिमांड पर क्या है. समझ मेरी बात. ओके, दैट इज इलास्टिसिटी. सेकंड एग्जांपल, सपोज एग्जांपल है तो मैं ईश्वर को सेकंड फ्लोर से धकेल देता हूँ नीचे, एग्जांपल, तो शायद 2 हाथ टूट गए इंपैक्ट में. और मैं टेरिस से नीचे डाल देता हूँ तो 2 हाथ 2 पैर टूट गए. समझ रहे, इंपैक्ट क्या है, जितनी हाइट हो गई और उसका इंपैक्ट क्या है, ये स्टडी कर रहा है. ये भी इलास्टिसिटी हो सकता है. 2 वेरिएबल्स लेके स्टडी कर रहे हैं, एग्जांपल है, मनी मन गाली दे रहे हैं. तो व्हाट इज माय पॉइंट, तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुआ, इलास्टिसिटी है. कल हमने पढ़ा था एनएससी, बीएससी, ये स्टॉक सेंसेक्स, निफ्टी कम ज्यादा हुआ, उसका इंपैक्ट हमारे शेयर प्राइस पर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, बीटा. क्या बोलते हैं, बीटा. तो वैसा ही अभी आपने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया था, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन, मैं कंट्री लिखता हूं, ओके, लेस फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी. अगर सेल 10% बढ़ा तो ईबीआईटी पर क्या इंपैक्ट आया, ये स्टडी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज. ये स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज. सेल 10% बढ़ा, ईबीआईटी 20% बढ़ा, तो ऑपरेटिंग लिवरेज 2 टाइम्स हो गया. सेल जो भी चेंज होगा उसका 2 गुना असर किस पर होने वाला है, 2 गुना असर होगा ईबीआईटी पर, 2 गुना असर होगा ईबीआईटी पर. तो उसको हमने क्या बोल दिया, ऑपरेटिंग लिवरेज. जैसे इलास्टिसिटी वर्ड है, वैसे यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज एक टर्म दे दी, करेक्ट. सेम वे अगर ईबीआईटी 20% बढ़ा तो आपने लेस इंटरेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट के बाद आपका ईबीटी आ गया, लेस टैक्स करा, करेक्ट. एग्जाम्पल, सपोज ये सपोज टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, हम सिर्फ इतना एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, या चलो लेस टैक्स किया. टैक्स के बाद नेक्स्ट क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अभी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है क्या, ईपीएस पे नहीं पढ़ा है, करेक्ट है. एनी आइडिया व्हाट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. व्हाट इज ईपीएस, एक्सप्लेन दैट. यहाँ पे लिंक करना है, इसलिए ईपीएस क्या है बताता हूँ. सुनो, जो भी पैट आया, इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, इसके बाद जो प्रॉफिट आया, सपोज प्रॉफिट आया 10,000 रुपए और 1000 शेयर है कंपनी के अंदर, तो पर शेयर कितनी प्रॉफिट कमाई हमने, 10 रुपए पर शेयर. ईपीएस, पीएस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर. इक्विटी वालों ने पर शेयर कितना प्रॉफिट कमाया, 10 रुपीज. इक्विटी वालों ने पर शेयर कितना प्रॉफिट कमाया, 10 रुपीज. उसको हम क्या बोल देंगे, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. एडवांस अकाउंट्स में आएगा शायद से आपको, करेक्ट है, डिटेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ईपीएस, ओके. तो डाइल्यूटेड ईपीएस ये सब वो ठीक है, आप पढ़ोगे. फिलहाल आपको ईपीएस का मतलब समझ में आया क्या. इक्विटी वाले को कौन सा प्रॉफिट मिलेगा, लास्ट प्रॉफिट. उस लास्ट प्रॉफिट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करा तो पर शेयर की प्रॉफिट आ रही है, उसको हम बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. ये समझ में आया. अब देखो, ईबीआईटी 20% बढ़ा तो ईपीएस 30% बढ़ा, ईपीएस 30% बढ़ा. ये प्रॉफिट अल्टीमेटली ईपीएस में जाएगा ना, करेक्ट है. इस स्टडी को बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज. इस स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज. वापस से बताओ, ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या देख रहे हैं, चेंज इन सेल्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी. सेल 10% बढ़ा तो ईबीआईटी पर क्या इंपैक्ट आया, ये स्टडी को क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग लिवरेज. चेंज इन प्राइस, इंपैक्ट ऑन डिमांड, क्या बोलोगे, इलास्टिसिटी. चेंज इन सेंसेक्स, इंपैक्ट ऑन अ शेयर प्राइस, क्या बोलोगे, बीटा. चेंज इन ईबीआईटी, इंपैक्ट ऑन ईपीएस, क्या बोलोगे, फाइनेंशियल लिवरेज. क्या बोलोगे, फाइनेंशियल लिवरेज. समझ रहे मेरी बात, ओके. अब क्वेश्चन, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. सोच के बोला, आपका सीपीटी क्वेश्चन मार्क में ना आ जाए.
देखो उल्टा भी हो सकता है, परसेंटेज चेंज इन, पक्का ये फॉर्मूला है? कितने लोग बोलते हैं फॉर्मूला सही है? हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़े लोग, बाकी अरे नांदेड़, हाँ उल्टा है ना उसका, पक्का ना? फहीम, अरे हूँ क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस, प्राइस का असर डिमांड पर क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है। ओके ना बात, ठीक है? तो आप समझ गए। तो कैन आई टेल ऑपरेटिंग लिवरेज, अब सेम चीज है। देखो अल्टीमेटली इलास्टिसिटी में एक y है और एक x है, x चेंज हुआ तो y पर क्या असर है, करेक्ट है? वो स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड की स्टडी को प्राइस इलास्टिसिटी बोल दिया। तो ऑपरेटिंग लिवरेज में कैन आई टेल परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स का असर, सेल्स का असर किस पर है, EBIT पर। सेल 10% बढ़ा तो EBIT पर कितना टाइम्स इंपैक्ट आया, ये स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज, है ना? करेक्ट। देखो आपने इसका डेरिवेशन भी सीखा था, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, ये पढ़ा था अपने इकोनॉमिक्स में, करेक्ट है? बट आपको वो नहीं याद है तो भी चलेगा। आपने ऐसा पढ़ा था कि डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 डिवाइड बाय डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। ये डेरिवेशन करते करते और एक फॉर्मूला आता है। तो सेम वे यहाँ पर भी डेरिवेशन करते करते और एक फॉर्मूला आता है। रियली स्पीकिंग एट इंटरमीडिएट लेवल वी डोंट नीड टू पुट द डेरिवेशंस कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। लॉजिक सब फॉर्मूलाज का आपको मैं बताऊंगा, डेरिवेशन बताऊंगा, बट फिलहाल यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे ना, ओके? तो मैथ्स अप्लाई करके और एक फॉर्मूला आता है, दैट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स मैथमेटिकल पार्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, करेक्ट? तो यहाँ पर और एक फॉर्मूला आ सकता है, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू बेसिकली कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ओके मैं आता हूँ, इस चीज पे लेकर आता हूँ, करेक्ट? एक काम करना है, यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं पहले, एक सेकेंड, हाँ लिखना हो पे नीचे, नीचे लिखना है प्राइस इलास्टिसिटी, पहले उसका फॉर्मूला लिखोगे, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी पहले लिखोगे, वहां पे नीचे लिखना है इज इक्वल टू percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. ये आपको सबको मालूम था। एक लाइन लीव करो, लिखो ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज नीचे लिखना है इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales। यहाँ पे मिस्टेक है ना, सेल्स आना चाहिए, ओके? नीचे इसी को डिराइव करते गए मैथमेटिकली डेरिवेशंस which is not expected from you, ओके? तो दूसरा फॉर्मूला आता है जो बाजू में लिखा है, ठीक है ना बात? बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू द डेरिवेशन इन मैथमेटिकल पार्ट, ओके? लॉजिक विल कम अप बट नॉट द डेरिवेशन। तो नीचे लिखना है और ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू contribution divided by EBIT. Operating leverage is equal to contribution divided by EBIT. बताइए ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या स्टडी कर रहे हैं? एक तरफ सेल्स, दूसरी तरफ EBIT। सेल चेंज हुआ तो EBIT पर कितना टाइम असर हुआ, तो कौन सा लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। EBIT चेंज हुआ तो EPS पर चेंज आएगा, उसको कौन सा लिवरेज बोलेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज, करेक्ट है बात? तो देखो फाइनेंशियल लिवरेज आएगा, नीचे एक लाइन लीव करके फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज
is equal to percentage change in EPS is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. ईबीआईटी का असर ईपीएस पर, उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल लेवरेज. उसको डिराइव करने गए, देयर इज अनदर फार्मूला मैथमेटिकली डिराइव्ड व्हिच इज देयर इन योर दिस इंस्टीट्यूट मटेरियल. लिखो आप नीचे, और फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. ओके, हम आएंगे स्लोली. नई चीज है, टोटली नई चीज है. एक सेकेंड वापस से. चलो बताइए, थोड़ा सा आप बताएंगे अभी. व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट? पूरी क्लास बताएगी. बोलो जल्दी जल्दी बोलो. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज EBIT. EBIT minus interest is EBT less tax is PAT, profit after tax, PAT less preference dividend is earning available to equity shareholder. सेल्स चेंज होने का असर EBIT स्टडी कर रहे हैं तो कौन सा लेवरेज? ऑपरेटिंग. EBIT से EPS पर इंपैक्ट स्टडी कर रहे हैं तो कौन सा लेवरेज? फाइनेंशियल लेवरेज. और ये दोनों स्टडी कर रहे हैं, मतलब सेल चेंज हुआ तो उसका इंपैक्ट ईपीएस पर क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंबाइंड लेवरेज. क्या बोलेंगे? कंबाइंड लेवरेज. सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? अरे प्लानिंग टूल है. हम देख रहे हैं कि अगर हमने कल उठ के सेल 10% बढ़ाया, 10% बढ़ा दिया, करेक्ट है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? सपोज 2 टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा 20%. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे है, मार्केटिंग मैनेजर इधर आओ, इस साल 10% आपका सेल बढ़ना चाहिए, जिसके वजह से हम इतना ईबीआईटी कमाएंगे और जिसके वजह से ईपीएस बढ़ेगा 30% और हम शेयर होल्डर को ईपीएस डिविडेंड दे पाएंगे, जो उसमें भी यूज होने वाला डिविडेंड डिसीजन में. समझ रहे हैं? प्लानिंग टूल. फिर वो देख रहे हैं कि अगर सेल 20% गिर गया, हाँ 20% गिर गया मतलब प्रॉफिट 30% गिरेगा, 1.5 गुना इंपैक्ट है उसका. एग्जाम्पल है, जस्ट नंबर्स ऐसे ही ले रहा हूं मैं. और ईपीएस गिरेगा, हम ज्यादा लोन नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते. लेट्स टेक लेस ऑफ लोन because the huge impact on EPS. Are you able to understand this? तो प्लानिंग में हेल्प कर रही है. किस में हेल्प कर रहा है? प्लानिंग. करेक्ट है कि सेल 20% बढ़ गया तो क्या हो गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% गिर गया तो क्या हो गया, सेल बढ़ गया तो ईपीएस पर कितना इंपैक्ट आने के चांसेस है. प्लानिंग करना है अपने को कि क्या होता है, इस साल इतना हो गया, अगले साल क्या होगा और कितना इंपैक्ट आने वाला है, स्टडी करना पड़ेगा. अरे बिजनेसमैन प्राइस इलास्टिसिटी यूज करते ना, अगर हमने प्राइस 30% बढ़ाया तो डिमांड पे कितना इंपैक्ट आएगा. लेट्स स्टडी दैट. अगर डिमांड बहुत ही ज्यादा गिर रहा है तो फिर हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा. तो दिस स्टडी कि कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, वो कॉस्टिंग में सिखाया जाता है. समझे मेरी बात? बट एक तरीके से समझना, वी आर जस्ट प्लानिंग हाउ द थिंग्स विल हैपन बाय यूजिंग दिस. तो अभी थर्ड लिवरेज कौन सा था? कंबाइंड लिवरेज. कौन सा लिवरेज? कंबाइंड लिवरेज. तो देखो कंबाइंड लिवरेज में, हाँ देखो वहां पे कंबाइंड लिवरेज मतलब दोनों स्टडी हो रहा है इसमें. Combined leverage is equal to percentage change in EPS, percentage change in EPS divided by percentage change in sales. Sales लिखना है, contribution sales लिखना है. Percentage change in EPS divided by परसेंटेज चेंज इन सेल्स. डोंट राइट कंट्रीब्यूशन. ओके, क्या लिखोगे? सेल्स. और देखो, और अब देखना अपने, आप कंबाइंड लिवरेज में दोनों लिवरेज स्टडी कर रहे कि नहीं कर रहे? करेक्ट है, कंबाइंड लिवरेज में दोनों स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज एज वेल एज ऑपरेटिंग लिवरेज. करेक्ट है. फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या था बताइए, बताओ? EBIT डिवाइड बाय EBT. और ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT. तो EBIT कट, तो ये बन जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT.
ये आपका और एक फॉर्मूला बन गया, करेक्ट है। तो यही फॉर्मूला सेकंड और करके लिखना है, ये पहले सेकंड में लिखना है और ये डिराइव करते हुए फिर थर्ड लिखना है। ओके, अरे ये सुनो पक्का। चलो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूलाज को समझने के लिए एक बेसिक 1 2 3 क्वेश्चन लेते हैं कि आपको उसका सॉल्विंग है। वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट जस्ट टच अप ऑफ व्हाट वी हैव डन, करेक्ट है। और अभी तक लिंक नहीं बना है, 2 दिन लगेगा लिंक के लिए। चैप्टर इजी है, बहुत इजी है, आई बेट यू, बट इनिशियली आपको पेशेंस रखना है। ओके, तो एक काम करता है, ओपन अ क्वेश्चन बैंक फ्रॉम हियर विच इज फ्रॉम योर नोट्स। ओके, ये क्वेश्चन बैंक में बेसिक क्वेश्चन लेते हैं पहले, एकदम समझने के लिए, सिंपल वाला। ठीक है, क्वेश्चन 1 ही देख लेते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन 1 इज फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल इटसेल्फ, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये पहला। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स एंड सेलिंग प्राइस इज 500 रुपीज। अब थोड़ा कॉस्टिंग इफेक्ट आना चालू हो जाएगा आपको थोड़ा सा, करेक्ट है। द वेरिएबल कॉस्ट इज 200 रुपीज एंड द फिक्स कॉस्ट इज 25 लाख। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। अभी आप रूल नंबर 1 हमेशा इनकम स्टेटमेंट पहले बनाओगे। क्या बनाओगे? इनकम स्टेटमेंट, और उसके नीचे फिर फॉर्मूला लिखकर कंप्लीट करोगे। एक काम करो, नीचे लिखना है इलास्ट्रेशन नंबर 1। इलास्ट्रेशन 1 आपके नोट्स का ही है, ओके। इलास्ट्रेशन 1 ये आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल से क्वेश्चन आपके बुक में डाला हुआ है जो आपको कवर अप करना है, ओके। इलास्ट्रेशन नंबर 1 वहां पर लिखना है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आप खुद ही सॉल्व करोगे। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, 3 कॉलम। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ओके। सबसे पहले सेल्स, सिर्फ हेडिंग लिखते हैं, बाद में नंबर्स बाद में ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज देयरफॉर ईबीआईटी। इतना लिख दिया आपने, नंबर्स दिया नहीं अभी तक, सिर्फ हेडिंग लिखा। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी। अब आप देखो कितनी क्वांटिटी सेल हुई, 10,000, तो ब्रैकेट में लिखने का 10,000 इंटू 500 रुपीज। 10,000 क्वांटिटी सेल हुई ना। अभी आप खुद सॉल्व करना है, कितना हो गया? 50 लाख। सिंपल है, 50 लाख का सेल हो गया। अब देखो माइनस 10,000 इंटू 200 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है। 10,000 इंटू 200 रुपीज, कितना हो गया? 20 लाख ना। 10,000 इंटू 200 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 200 है, तो 20 लाख। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज 30 लाख लेस फिक्स कॉस्ट 25 लाख। लेस फिक्स कॉस्ट 25 lakh. Therefore, operating profit बताइए।
सिंपल है एकदम, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पहले बेस देख रहे हैं हम. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 5 लाख, करेक्ट. अब व्हाट इज द फॉर्मूला, लीव वन लाइन, राइट डाउन ऑपरेटिंग लिवरेज OL. ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे आप, EBIT. कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT. तो 30 lakhs डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आ रहा है 6 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स, है ना. अरे 6 टाइम्स आ रहा है. एग्जाम में एक बच्चा आया, बोला सर पेपर बहुत इजी गया था बट बहुत कम मार्क्स आए. सर आप, मैंने पेपर मंगाया है, आप चेक करो थोड़ा सा. मैंने देखा, अब वो 6 टाइम्स की जगह ₹6 लिख कर आ गया. एग्जामिनर ने 0 दे दिया. भाई मजाक नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है. और एक स्टूडेंट ने EPS के अंदर ₹, की जगह 6 टाइम्स लिख दिया. पर शेयर प्रॉफिट कितना है, तो ₹6 होना चाहिए, तो उसने 6 टाइम्स गाय गड़बड़ में लिख दिया. इतनी सी गलती, मार्क्स गए. बोला यार सर सही बात बोले आपने, एकदम 100%. छोटी छोटी चीजें मैं आपको पिन पॉइंट कर रहा हूँ. जो बच्चे जनरली क्वेरीज उठाते हैं, अभी तक 6 इयर्स में कितनी क्वेरीज निकली है, क्या गलतियां की है, आपको एक एक बातें ध्यान में रखनी है. समझ रहे मेरी बात, कि इन हरी व्हाट यू कैन डू द मिस्टेक. तो ऑपरेटिंग लेवरेज 6 टाइम्स. इसका मतलब क्या है, सेल अगर 10% से बढ़ा तो 6 टाइम्स मतलब इम्पैक्ट 60% इम्पैक्ट किस पर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT. EBIT का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. समझ रहे हैं. सेल अगर 5% से बढ़ा, उसका 6 टाइम्स 30% प्रॉफिट आपका चेंज होगा इन EBIT. जो भी सेल होगा उसका 6 गुना असर किस पर आएगा, EBIT पर. समझ रहे मेरी बात. ये हो गया एकदम बेसिक पार्ट है. बट अभी कंफ्यूजन में स्टार्ट करूंगा. मेरा हैबिट है, मतलब जनरली मी एंड राकेश सर डू दिस, पहले भी ट्राई टू गिव द सम, यू थिंक and you feel it difficult, no problem, and then we'll try to solve it. Are you able to understand? सब चीज मैं बताते रहूंगा तो आप सोचोगे नहीं. अब देखो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है टफ है आपके लिए, क्योंकि नया है ना, इसीलिए 1-2 क्वेश्चन हो गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. ठीक है. इफ सेल्स आर अप बाय 10%, सेल 10% बढ़ा. अभी मैंने बोला जब सेल 10% बढ़ा तो EBIT कितना टक्का बढ़ेगा, 60%. कितना परसेंट बढ़ेगा, 60%. करेक्ट है. उसका इंटरप्रिटेशन तो वही है ना. ऑपरेटिंग लेवरेज 6 टाइम है. एक तरफ तराजू में सेल्स है, दूसरी तरफ क्या है, EBIT है. तो सेल 10% बढ़ा तो उसका असर EBIT पर 6 टाइम्स है, मतलब EBIT 60% बढ़ेगा. मेरा अंदाजा बोलता है. करेक्ट. देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन EBIT. EBIT पर क्या असर है, ये हम स्टडी कर रहे हैं. प्लानिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं अगर सेल 10% बढ़ाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा. इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट मेथड. समझे मेरी बात. एक काम करो, नीचे लिखना है पार्ट बी. पार्ट बी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन EBIT. What is the impact on EBIT if sales increases by 10%? What is the impact on EBIT if sales increases by 10%? थोड़ा सा भी लॉजिकली स्टार्ट हो गया, टेंशन लेने का नहीं, एकदम आराम से बैठने का. ठीक है ना. देखो पहले सेल्स कितने यूनिट्स का था, 10,000. 10% बढ़ गया मतलब कितना हो गया, 11,000. सिंपल है ना. 10,000 था, 10% बढ़ गया 11,000. कॉस्टिंग. करेक्ट. एडजस्ट कॉमन है उधर. करेक्ट. तो अब देखो पहला सेल्स, आप क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे 11,000 इंटू, करेक्ट है, कितना रुपीस था, 500. लिखो वहां पे बुक में, सेल्स 11,000 इंटू 500. चलो बताइए कितना होता है सेल्स, 55 लाख. 55 लाख. करो सॉल्व. ये कैसे सॉल्व करोगे, अभी आपको कॉस्टिंग आता है ना, देखते हैं.
सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपने, है ना? आया कि इनकम स्टेटमेंट कितना रहे? 8 लाख। कैसे बताइए? 11,000 इंटू 200 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 22 lakhs, करेक्ट? तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन कितना आया? 33 lakhs। फिक्स कॉस्ट कितना है आपका? हाँ, चेंज नहीं होगा? अरे नहीं होगा। स्टूडेंट एग्जाम में ये भी गड़बड़ करता है, अभी पता है, बट एग्जाम पैनिक सिचुएशन बहुत अलग रहता है। ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 8 lakhs, करेक्ट है? तो इफ सेल इंक्रीजेस बाय 10%, नाउ द ईबीआईटी विल बी 8 lakhs। सेल पहले कितने, ईबीआईटी कितना था? हाँ, कितना? टेक कैलकुलेटर। 5 lakhs प्लस 60%, 60% बढ़ना चाहिए ना? 8 lakhs हो गया, मतलब हमारा स्टडी सही चल रहा है। समझो हमने क्या किया था। अब ये हो गया आपका नॉर्मल मेथड, एग्जाम में इसका कोई स्कोर मिलने नहीं वाला है। आपको नीचे क्या करना है? फॉर्मूला मेथड। ओके, तो नीचे लिखना है और लिखना है, सब मेथड समझना आपने। और ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी divided by percentage change in sales. Operating leverage is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Sales का असर EBIT पर पड़ रहे हैं, तो कौन सा लिवरेज? ऑपरेटिंग लिवरेज। समझ रहे हो मेरी बात? करेक्ट है? अभी तक आप सिर्फ लिवरेज समझ रहे हो, बहुत टाइम है अभी तक, करेक्ट? अब देखना, अब आपने ऑपरेटिंग लिवरेज 6 टाइम्स निकाला था, करेक्ट है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमें पता नहीं, पता करना है, ओके? एंड सेल्स पता है हमें कितना टक्का बदला, सेल्स कितना परसेंट बदला? 10%। देयरफॉर, समझे मेरी बात? ऐसे लिखना आपने। कैलकुलेटर पर कभी भी परसेंटेज प्रेस करने का नहीं, इट इज रिप्रेजेंटेशन। 0.1 इज फॉर 1 रुपी, तो 10 इज फॉर 100 रुपीज। तो इसलिए वो कैलकुलेटर पर कभी भी स्टूडेंट गलती क्या करता है? 6 इंटू 10% गड़बड़ कर दी। समझे मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? परसेंटेज में ही आंसर चाहिए ना, ये परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज प्रेस करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? तो नीचे आप लिखोगे, ये पूरा डेरिवेशन लिखना है, लिखो लिखो लिखो। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू 6 इंटू 10%, दैट इज 60%। 60% बदलेगा, सेल 10% चेंज हुआ था। करेक्ट? अब नीचे लिखना है, न्यू ईबीआईटी इज इक्वल टू, न्यू ईबीआईटी इज इक्वल टू 5 lakhs प्लस 60%। एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर चीज बुक में कंप्लीट चाहिए। 5 lakh प्लस 60%, दैट इज इक्वल टू 8 lakh। करेक्ट? क्लियर? सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किया है सिर्फ कैलकुलेशन समझने के लिए। अभी तक एप्लीकेशन पे नहीं आए कि लिवरेज कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, सर ज़्यादा रहा तो क्या है, कम रहा तो क्या है, सर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड, डोंट वरी, करेक्ट? बट जितना बोल रहा हूँ इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, करेक्ट? देयर आर लॉट ऑफ पेंडिंग क्वेश्चंस, but whatever we have said, talked about, you should understand at least that much. From there you may have many other questions. Clear? अब एक काम करो, इंडेक्स पे आ जाओ। इंडेक्स पे क्वेश्चन 1 का लिख दो। इंडेक्स बनाया था आपने, क्वेश्चन 1 में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। क्वेश्चन 1, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड impact on EBIT and impact on EBIT for change in sales. Impact on EBIT for change in sales. चलो, क्वेश्चन 3 ये आप खुद सॉल्व करोगे, आपको 5 से 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखो इलस्ट्रेशन 3 में क्या लिखा है, अ फर्म डिटेल्स आर एज अंडर, सेल्स 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 24 लाख है। याद करना, कॉस्टिंग में हमेशा आपको यूनिट्स पता करना बहुत जरूरी होता है।
कॉस्ट शीट जब आप बनाते हो तब ऊपर लिखते हैं कि सेल्स यूनिट एंड प्रोडक्शन यूनिट, याद रखना, ठीक है ना। तो यूनिट्स निकालने का, वेरिएबल कॉस्ट इज 50%, फिक्स कॉस्ट इज 10 लाख, इट हैज बोरोड 10 लाख रुपीज एट 10% एंड इक्विटी एट रुपीज 10 लाख, मतलब 20 लाख रुपए पैसा लग गए, 10 लाख रुपए लोन का पैसा, 10 लाख रुपए ओनर का पैसा, 20 लाख लगाकर हमने सेल्स कितना किया, 24 लाख, करेक्ट है। और कितना टक्का कमा, वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 50%। जब वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो पीवी रेशो क्या होगा, 50%। कंट्रीब्यूशन टू सेल कितना होगा, 50%। पीवी रेशो ये वर्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, वॉल्यूम क्वांटिटी, करेक्ट है। तो अब देखना, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, पार्ट ए बी सी, करेक्ट है। एंड डी मैं समझाऊंगा, ई आपने ट्राई करना है, डोंट वरी। तो पहले आप क्या करोगे, ये डेटा से इनकम स्टेटमेंट बनाओगे सब लोग इज्जत में, और तीनों लिवरेज तो बना ही लोगे, ठीक है ना बात। स्टार्ट, ट्राई टू सॉल्व दिस। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो पेंसिल में सॉल्व करो, स्टार्ट सॉल्विंग। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगा। अगर मैं हर आंसर बताऊंगा तो आप डेवलप नहीं करोगे। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ जो आपने पहले लिखा है। दिस संडे मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट संडे ऑफ देना पड़ता है, बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो फर्स्ट संडे ऑफ रहता है, ओके। बट नेक्स्ट वीक से एवरी फ्राइडे 1 एक्स्ट्रा लेक्चर विल बी देयर, ओके। आई विल डिस्कस द टाइमिंग विद एवरीवन, एंड एवरी संडे विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड में बहुत रह जाता है, मतलब बच्चे एफएम करते हैं, इकोनॉमिक्स रह जाता है। तो आई बिलीव कि एवरी संडे, मंडे टू सैटरडे हम एफएम करेंगे और संडे को इकोनॉमिक्स करेंगे, तो एटलीस्ट इनिशियल 1.5 मंथ में 1-1.5 चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, करेक्ट है। फिर इकोनॉमिक्स और एक्स्ट्रा फिर बाद में लेंगे, ओके। तो इट्स जस्ट कि यू आर कमिंग ऑन टाइम, यू ओनली ऑन संडेज आई एम स्टार्टिंग व्हाट, इकोनॉमिक्स, नॉट दिस संडे, फ्रॉम नेक्स्ट संडे, ठीक है ना बात। तो इकोनॉमिक्स को फिर रिवाइज करते भी आएगा, नहीं तो वो एंड में से भरी होता है फ्रैंकली, ठीक है। ये एक रीजन है। और दूसरा, मे और मे नॉट बी, विल डिस्कस एंड keep only one session extra in every week on Friday, so that we complete on by 31st January. That's it. समझ है मेरी बात, मतलब वीक में एक दिन आपको आना है एक्स्ट्रा, और बाकी तो रूटीन टाइम पे आना है। बाकी तो 7 to 9 जो है वो तो आना ही आना है। सिर्फ उसमें संडे को मैं क्या लेने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स लूंगा मैं, करेक्ट है बात। और सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन में कोई भी इकोनॉमिक्स लूंगा, और बाकी एफएम चलेगा। और सिर्फ एक सेशन एक वीक में एक्स्ट्रा लेने के चांसेस है क्लियरली, क्योंकि पोर्शन इज वास्ट, वो रीजन है और कोई रीजन नहीं है। म्यूचुअली अपन मिलकर डिसाइड करेंगे, जो भी सबका रहेगा 100%। हाँ, किसी का क्लैश नहीं होगा डेफिनेटली। एंड में बिठा के रखने से मतलब नहीं, इसलिए अभी से ले लेते हो थोड़ा सा। चलो, आई गेस आपने कंप्लीट किया है। पहला सेल्स लिखा है, मैं बना नहीं रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। 24 लाख, यस और नो। लेस वेरिएबल कॉस्ट इज 12 lakhs, 50%, करेक्ट। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज 12 lakhs, अरे हाँ या नहीं। लेस फिक्स कॉस्ट इज 10 lakh, देयरफॉर ईबीआईटी इज 2 lakh। लेस इंटरेस्ट 1 lakh आएगा ना, 10 lakh का 10% इज 1 lakh, 1 लाख ब्याज देना पड़ेगा।
दैट देयरफॉर ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स इज 1 लाख। कितने लोग को यहां तक आ गया एटलीस्ट? कितने लोग लिख रहे हैं अभी तक? कमांडोस लिखा वहां पे लास्ट फहीम आपने लिखा है क्या? वहां पे लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? चलो बताइए, व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? हाँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। रिसाइट करना है प्लीज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। करेक्ट है बात। अब आपको जो फॉर्मूला बुक मिला है, आई जस्ट नॉट कैरिंग टुडे, तो उसमें से टिक करना स्टार्ट करो। समझ रहे कि फॉर्मूला बुक निकालो बाहर, जिसके पास भी हो निकालो। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी दिखाना फॉर्मूला बुक, उसमें से टिक करना है आपने, मार्किंग करना है कि आपको पढ़ के हो गया। नॉट दिस बुक रे, फॉर्मूला बुक ब्लू कलर। लॉ का बुक नहीं निकालना है, वो लॉ की बुक में फॉर्मूला कर रहे हैं। हाँ, ये पास करना बेटा, एक कोई तो पास करना पास है प्लीज। 2 मिनट, आई जस्ट टेल यू द पेज नंबर एंड थिंग्स। इसमें से मार्क करना चालू करो। आपको मालूम पड़ गया अभी ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला? पेज नंबर 17, कम टू पेज नंबर 17, ठीक है ना? वहां पे देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये टिक करो। अगले पेज पे अगले पेज में फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला है, ठीक है, और कंबाइंड लिवरेज है, उसको होल्ड पे रखना है। उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड का एडजस्टमेंट बताना है। ओके, उसके बाद कम टू पेज नंबर 20, ठीक है? वहां पे सिचुएशन 1 मैंने पढ़ा दिया आपको कि फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। उसका सेकंड फॉर्मूला नहीं हुआ है, थर्ड हो गया है। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला बाकी है, उसमें वो आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड जब प्रेफरेंस शेयर्स है। अभी तक हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? जब कंपनी के अंदर इक्विटी और डेट है। अगर कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स आएगा तो क्या इंपैक्ट है, हम बात करेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो अब देखना है सेम वे में। बताओ मुझे, कंट्रीब्यूशन कितना आया था आंसर में? हाँ, 12 लाख। ईबीआईटी कितना आया था? 2 लाख। तो कैन आई टेल इट इज 6 टाइम्स? यस। ऑपरेटिंग लिवरेज इज 6 टाइम्स। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है बताओ? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। करेक्ट है बात? व्हाट इज ईबीआईटी? 2 लाख एंड व्हाट इज ईबीटी? 1 लाख। तो कैन आई टेल 2 टाइम्स? यस। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर जो भी ईबीआईटी पे चेंज आएगा उसका 2 गुना असर किस पर आएगा? ईपीएस पर। और जो भी सेल्स पे चेंज आएगा उसका 6 गुना असर, 6 टाइम्स इंपैक्ट किस पर आएगा? ईबीआईटी पर। और कंबाइंड लिवरेज दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल। समझ रहे हैं? तो ऑपरेटिंग 6 इंटू 2 दैट इज 12 टाइम्स इंपैक्ट विल कम। जो भी सेल चेंज होगा उसका 12 गुना असर ईपीएस पर होने वाला है। यहां तक आपको आ जाना चाहिए। कितने लोगों को सही आया बताना प्लीज, क्योंकि बेसिक्स कैलकुलेशन है ये सब। ओके, लिखो जिन लोगों का नहीं हुआ है। लिखा क्या? तीनों लिवरेज आने चाहिए। कंप्लीट हो गया? पक्का? ठीक है। अब देखना, आपने पार्ट ई ट्राई करना है। ई ट्राई मतलब मैं डी नहीं बोल रहा हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में समझाऊंगा। क्या ट्राई करोगे? ई ट्राई करो, कंफ्यूजन रहेगा। देखो आप ई, इफ सेल इंक्रीज्ड बाय 6 लाख, 6 लाख से सेल्स बढ़ गया, थोड़ा सा कॉस्टिंग आएगा अभी इसमें, आपका फेवरेट। ओके, तो इफ सेल इंक्रीज बाय 6 लाख, व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी? होता क्या था कॉस्टिंग में? सुबह पहला एक तो नया ग्रुप 1, उसमें सुबह बैच, तो आधे बच्चे तो आधी बैच ही अटेंड करते हैं, यहाँ पे झोल हो जाता है। नांदेड़ को तो देखना ही नहीं है। हाँ, हेमंत की बात। ओके, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। आधा कॉस्टिंग सब्जेक्ट तो बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। कितने लोग ऐसे? डोंट वरी, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कैजुअली। कितने लोग का ऐसा पोर्शन स्किप हो गया अटेंड करना कॉस्टिंग में? 2 चैप्टर वगैरह ऐसे, 3 चैप्टर सब प्रॉपर बाकी अटेंड। ईश्वर सही में बढ़िया है। नहीं तो बच्चे सुबह के बैच में आते नहीं आते लोग, फिर एफए में थोड़ा आँख खुलती है, चलो आ ही जाते हैं।
महीना 1.5 महीना आते प्रॉपर, बाद में मैं गोली लगाता हूँ, जनवरी में नहीं आएंगे तब, है ना। इफ सेल इंक्रीज्ड बाय 6 lakhs, व्हाट विल बी द न्यू EBIT? बताइए, देखते हैं क्या आंसर आता है। मल्टीपल आंसर्स विल कम अप। 5 लाख, ठीक है, देखते हैं। एक आंसर 5 लाख है, बोलो आंसर्स, ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं डिस्कस करूंगा। चलो आंसर्स क्या है बताइए वहां पे। 3 lakhs, एक का 3 lakhs है, एक सेकेंड, प्रॉफिट इज 3 लाख, सेकेंड इज 5 लाख, और क्या आंसर है? 3 लाख, 5 लाख और 5 lakhs। पहले का प्रॉफिट कितना था? पहले EBIT कितना था मतलब? 2 lakhs। आंसर क्या रहा है? ए कमांडो 5 लाख है। बताओ कैसा है आपका आंसर? सेल्स 30 lakhs, बरोबर ना। 24 लाख का 6 लाख बढ़ गया तो 30 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है? 50%, तो 15 लाख। ओके, देयरफॉर ओके, कंट्रीब्यूशन इज 15 लाख। 15 लाख आया, कंट्रीब्यूशन में से लेस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। कितना फिक्स कॉस्ट? 10 लाख। तो कमांडो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 5 लाख न्यू EBIT। आपका 3 लाख कैसे क्या है? तो उससे भी आंसर आना चाहिए। कैसे बताइए? चलो देखो, यहां तक सबको आ गया ना। ये मेथड तो खत्म हो गया, बट अभी फॉर्मूला मेथड आना चाहिए, वो चैलेंज है। 2 मिनट, हाँ बोलो, आप बताएंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, कोई लिखेगा नहीं अभी, आप सिर्फ ध्यान दोगे, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बरोबर है। हाँ, आप बोलिए अभी आपने क्या किया। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आपका? 6 टाइम्स, करेक्ट है। ये हमें पता नहीं है, ओके। हाँ, उसके बाद में ये सेल्स कितना बढ़ रहा है आपका? 25%, ठीक है, 25%, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द न्यू EBIT? परसेंटेज चेंज इन EBIT 150%, 150% ना। आ रहा है ना। अब 2 लाख का 150% आ रहा है क्या? चेक करो। ये भी मेथड सॉल्व कर रहा है, दोनों मेथड आना चाहिए, एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट। नीचे लिखा वहां पे, और आपने सिर्फ 50% लिया है क्या? मल्टीप्लाई किया नहीं, प्लस 150%, ठीक है। नीचे लिखना है ऑपरेटिंग लिवरेज, और लिख के नीचे मेथड 2 सॉल्व करना है, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Percentage change in sales. Any method, but this is more first preference, क्योंकि आपको ये दिया, ये यूज करना है। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला देख रहे हैं हम अलग अलग क्वेश्चंस में। फॉर्मूला मेथड पहले इनिशियली आपको टफ लगेगा, बट इट्स इजी विद प्रैक्टिस, ओके। आंसर आया क्या? फॉर्मूला मेथड से आया क्या? आ रहा है? कल से स्टेशनरी के बगैर नहीं बैठना है किसी ने भी। स्केल पेंसिल वगैरह 5 रुपए में आएगा, सब प्रॉपर यूज करना है, अभी से हैबिट डालना है। और जिनकी राइटिंग खराब होती है जैसे मेरे लोगों की, तो हमें तो पहले चाहिए, बट आई कैन नॉट यूज स्केल हियर, ओके। तो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाता है, ठीक है ना। नीचे देखना है, नहीं ना, क्यों डेटा मिसिंग है ना।
आगे का डेटा नहीं है सिलेबस क्वेश्चन में। फाइनेंशियल लिवरेज से निकाल सकता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, बट ईबीटी का डेटा 3 में से 2 अननोन होगा तो 1 नोन निकाल सकता है, समझ रहा है? 3 में से 2 अननोन है और 1 नोन है तो थोड़ा मुश्किल है। क्लियर लॉजिक में? तो वो रीजन है। आगे वाले क्वेश्चंस में फाइनेंशियल लिवरेज से ईबीआईटी निकाल पाएगा, तो अभी डेटा नहीं अवेलेबल है क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो अब देखो, अब नेक्स्ट एक ही पार्ट बचा है इसमें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिंदगी में। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोग टर्नओवर को देखते हैं या बहुत सारे लोग प्रॉफिट को देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है, बट मैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिस्क टेकर, मैं आरओआई देखता हूँ। क्या देखता हूँ? आरओआई। एग्जाम्पल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है? सपोज एग्जाम्पल है कि मैंने एक को 10 लाख रुपए दिए, ओके, उसको बोला कि मैं तेरे बिजनेस में ओनर हूँ, तो पैसे लगा। अब उस बंदे ने सेल किया, 1 करोड़ का सेल, वेरिएबल कॉस्ट बहुत हेवी था, दैट इज 95 लाख, ओके, कंट्रीब्यूशन केम अराउंड 5 लाख, फिक्स कॉस्ट, ओके, ही इज 3 lakhs, therefore EBIT is 2 lakh। अब मैं देखा 2 लाख रुपए है, करेक्ट है, ये प्रॉफिट आया। मैंने 10 लाख लगाया था, उसने 90 लाख लगाया था, टोटल कैपिटल इन द बिजनेस इज 1 करोड़। रियली स्पीकिंग हमने कितना टक्का कमाया? 2%। 2%। अरे एफडी पे ही 8% मिल जाता है। 1 करोड़ अगर एफडी में रखते हैं तो 8% मिलता, बट इसने बंदे ने 1 करोड़ का टर्नओवर कर लिया बट कमाया 2 लाख। बट 2 लाख मतलब कितना परसेंटेज कमाया? 2%। ये 2% आया कैसे? 2 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 100। समझ रहे मेरी बात? इसको ही आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हाट आई इन्वेस्ट 1 करोड़, मैंने और उसने मिलकर, व्हाट आई गेट इन रिटर्न 2 lakhs। तो व्हाट आई गेट इन रिटर्न ईबीआईटी, क्या मिलता है? ईबीआईटी। मतलब जनरली ईबीआईटी हमने कमाया, करेक्ट है? तो सेम वे इस क्वेश्चन के अंदर हमने कितना पैसा लगाया? 10 लाख रुपए लोन फंड, 10 लाख रुपए ओनर्स फंड, इक्विटी फंड, तो टोटल पैसा कितना लग गया? 20 लाख। कितना पैसा लग गया? 20 लाख। और हमने ईबीआईटी कितना कमाया? हाँ हाँ, चेक करो ईबीआईटी पहले वाले नॉर्मल क्वेश्चन का, नॉट इन द ई पार्ट। 2 lakhs, करेक्ट है? तो कैन आई टेल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ईबीआईटी हो गया आपका 2 लाख, आपने पैसे लगाए थे 20 लाख, लोन वगैरह सब पैसे लगाकर, तो आपने जो भी पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट लगाई बिजनेस के अंदर, करेक्ट है, उस पर आपने 10% कमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है बात? तो नीचे लिखो ये पार्ट नंबर डी, कैलकुलेशन ऑफ आरओआई। 20 लाख लगाया, 2 लाख कमाया। अब 2 लाख से बंटवारा होगा, गवर्नमेंट लेके जाएगा, लोन वाले इंटरेस्ट लेके जाएंगे, मुझे कुछ मिलेगा। बट रियली स्पीकिंग बिजनेस अलग है, फंडिंग पार्ट अलग है। फंडिंग वाले क्या बोलते हैं? हमने कितना पैसा बिजनेस में लगाया और हमें कितना मिला, वो क्या मिलता है? ईबीआईटी मिलता है, करेक्ट है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यस, ईबीटी इसलिए क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पर हम जो भी कैपिटल लगाते हैं वो ऐसा नहीं देखते कि ओनर का लगा या लोन वाले का लगा, बिजनेस में कितना पैसा लग गया, करेक्ट है बात? अब वो ओनर से आ सकता है, प्रेफरेंस होल्डर से आ सकता है, लोन वाले से आ सकता है, तो सब लोगों ने कमाया कौन सा प्रॉफिट? ईबीआईटी। अब बाद में हम बैठकर बंटवारा करेंगे, तुम लेकर जाओ, तुम लेकर जाओ, तुम लेकर जाओ, बट पहले बिजनेस ने प्रॉफिट कितना दिया? 2 लाख रुपीज। अब पैसा भले कहां से भी आया, मशीनरी ये नहीं देखता कि लोन वाले ने पैसा दिया तो उसको कम प्रॉफिट दो, इक्विटी वाले का है तो मशीन बोलता है इसको ज्यादा दो, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में पैसा पूरा लगता है और पैसा बाहर आता है, आने के बाद हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो कौन सा पैसा बाहर आता है? ईबीआईटी। फिर हम क्या करते हैं? बंटवारा। तो हम देखते हैं व्हाट वी इन्वेस्टेड टोटली एंड व्हाट वी गॉट फ्रॉम द बिजनेस, एंड देन वी डिसाइड हाउ मच टू गिव टू अदर्स। ऐसा नहीं, समझ गए? इसलिए ईबीआईटी लेते हैं। ओके, I'll give you one more example for this. समझ आया कि नहीं? पक्का? ठीक है, तो लिखो EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ओके, तो यहाँ नीचे लिखना है 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इनटू 100, 10%। 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इनटू 100, 10%।
चलो एक काम करते हैं, पहले इंडेक्स कंप्लीट करो। अच्छा, आपने ये पढ़ा है ना, ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा है ना, बहुत दिल से पढ़ा था आपने। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस, करेक्ट है बात? तो ठीक है, इंडेक्स पहले लिखो, फिर मैं क्वेश्चन आपको एक देता हूँ, पजल क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? देखो, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस लिवरेजेस एंड आरओआई, calculation of various leverages and ROI. देखो, कौन सा प्रॉफिट जीरो होने पर ब्रेक इवन पॉइंट माना जाएगा? कौन सा प्रॉफिट जीरो होने पर, आपने कॉस्टिंग पढ़ा ना, थोड़ा सा कोरिलेट करा, कौन सा प्रॉफिट जीरो होने पर ब्रेक इवन पॉइंट माना जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। विच प्रॉफिट? कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी और ईबीटी और पैट। यहाँ पे 4 प्रॉफिट है ना आपके सामने। कंट्रीब्यूशन एक प्रॉफिट है, ईबीआईटी एक प्रॉफिट है, ठीक है ना बात, ईबीटी एक प्रॉफिट है और पैट एक प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट जीरो होने पर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हुआ ऐसा माना जाएगा? कितने लोग बोलते हैं ईबीआईटी? हाथ पर। कितने लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन? यस, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, ये ऑपरेटिंग पार्ट है और ये कौन सा पार्ट माना जाएगा? फाइनेंशियल पार्ट, करेक्ट है बात? ऑपरेटिंग पार्ट एंड फाइनेंशियल पार्ट, ये बताया था कि नहीं बताया था? करेक्ट। तो अभी एक बात समझना, ये प्रॉफिट जीरो हो गया मतलब हमने अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया है। ये पॉइंट क्या हो गया? जीरो। तो क्या अचीव कर लिया? ये कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ओके, अब यहां से बंटवारा शुरू होता है जहां पे फाइनेंशियल पार्ट स्टार्ट होता है। इसीलिए जब बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाते हैं, कौन से प्रॉफिट को चेक करते हैं कि आपने कितना कमाया? ईबीआईटी। फिर बाद में हम फाइनेंसिंग पार्ट में देखते हैं कि लोन लाने का फायदा हुआ या नहीं हुआ, प्रेफरेंशियल लाने का फायदा हुआ या नहीं हुआ। बिजनेस के अंदर ये नहीं देखते कि पैसा कहां से आया। पहले जब बिजनेस ऑपरेटिंग पार्ट करना है तो ऑपरेटिंग पार्ट सोर्स में इंटरेस्टेड है क्या? नहीं। ऑपरेटिंग पार्ट देख रहा है क्या कि आपने लोन से पैसा लाया तो मशीन स्लो काम करेगा, इक्विटी से लाया तो मशीन भागेगा? ऐसा नहीं होता ना। ऑपरेटिंग पार्ट को पैसे से मतलब है कितना पैसा लगा और कितना पैसा बाहर आया, दैट इज ईबीआईटी। समझ है मेरी बात? ओके। और इस ईबीआईटी पर जीरो होने पर क्या माना जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप ट्राई करोगे, okay, on your own. This is little tricky. You have to try, think and interpret. Question number 8. Little tricky. हर चीज में बताऊंगा तो चलेगा नहीं। देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। अभी लिमिटेड has estimated that for a new product the break even point is 2000 यूनिट, मतलब 2000 यूनिट बनाएंगे तब हमारा कंट्रीब्यूशन ये ईबीआईटी क्या आएगा? जीरो, करेक्ट है? If the item is sold for 14 rupees, the cost accounting department has currently identified variable cost as 9 rupees. Selling price कितना है? 14. Variable cost कितना है? 9. ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स पर है? 2000 यूनिट। मतलब 2000 यूनिट बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आएंगे। 2000 यूनिट से ज्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 2000 यूनिट से कम बेचेंगे तो लॉस होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बेंचमार्क है, समझ रहे क्या? ये देखो एक सेकेंड, ये पहाड़ है, ये 2000 यूनिट का बेंचमार्क है। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके नीचे कर आपने 1000 यूनिट बना के बेचा 500, तो आपको क्या होने वाला है? लॉस। ये पहाड़ पे क्या होने वाला है? ये लॉस है, ये गिरता हुआ है, ठीक है, लॉस। बट यहां से आगे चले गए, ओके, 2000 यूनिट को अचीव करते हुए आगे चले गए, मतलब हमने अवेलेबल फिक्स कॉस्ट का ज्यादा बिजनेस किया, हमें उसका एडवांटेज मिलेगा। तो 3000 यूनिट बेचा, 4000 यूनिट बेचा, इस सिचुएशन में क्या आएगा? प्रॉफिट। और बीच एग्जैक्टली 2000 यूनिट पर क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, करेक्ट है? तो अब देखो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर द सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स। आगे का पार्ट आपको दिमाग नहीं लगाना है।
आपको क्या करना है, 2 लेवल पर ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। कौन से 2 लेवल? 2500 यूनिट एंड 3000 यूनिट। तो आप कॉलम कितने बनाओगे? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम। ये मेरा हमेशा फेवरेट होता है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम। ठीक है, मैं मेरे वेडिंग कार्ड पे भी सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स 2 कॉलम बनाने वाला था, करेक्ट है। तो अभी 2 कॉलम कौन से होते हैं? 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स, और वो पूरा आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे। ट्राई टू सॉल्व। नहीं आए तो भी चलेगा, दिक्कत आई तो भी चलेगा, ट्राई करो। ट्राई करो। क्या करोगे? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स 2 कॉलम। एक कॉलम का हेडिंग है 2500 यूनिट्स, दूसरे कॉलम का हेडिंग है 3000 यूनिट्स। टू 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स। काय झाला? आंसर है? कितने लोग आगे? ऑपरेटिंग लेवरेज आ गए। टेल मी द आंसर प्लीज। व्हाट इज सेल्स? सेल्स कितना आता है? 35,000 एंड यहाँ पे 42,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 22,500 एंड 27,000। बरोबर है क्या? ठीक है ना। अब मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? 12,500 एंड 15,000। उसके बाद में आप लेस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट, एंड देयरफॉर क्या मिलेगा आपको? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये भी फिर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ये आप लिखेंगे, है ना। अब फिक्स कॉस्ट का कुछ रिलेशन ब्रेक इवन पॉइंट्स है। अब इसलिए मैंने आपको टॉपिक छेड़ा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। कैन आई टेल व्हेन इट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट इज सेम? सेम है तब जाकर EBIT क्या आता है? 0। सोचो सोचो, देखो कैसे। सपोज एग्जांपल है कि मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, नीचे 2-3 लाइन लीव करने वाला कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। अभी आपको क्वेश्चन में क्लियर बता दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स पर है? 2000 यूनिट्स पर है। 2000 यूनिट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, करेक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर 2000 यूनिट्स। ओके, ये आपको पता चल गया कि ब्रेक इवन पॉइंट है, और ब्रेक इवन पॉइंट का फिक्स कॉस्ट से लेना देना है, और फिक्स कॉस्ट ही मिसिंग है। तो हिंट आ जानी चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट का कुछ कैलकुलेशंस चेक करने पड़ेंगे। ओके, तो अब देखो कितने लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट से फिक्स कॉस्ट आया? ओके, कितने लोगों को नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो नहीं आया। कितने लोगों को नहीं आया? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो हम क्या करेंगे, डोंट वरी, नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं समझ आ रहा है।
थिंग इज कि आपको ट्राई करने दिया था. ओके, अभी आपको कंसेप्चुअली समझना है. सबसे पहले सेल्स 2000 यूनिट इंटू 14 रुपीज 28,000 हो गए. लेस वेरिएबल कॉस्ट 2000 इंटू 9 रुपीज 18,000 हो गया. देयरफॉर क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 10,000. एंड लेस फिक्स कॉस्ट इज नॉट देयर, वी डोंट नो. करेक्ट है. एंड देयरफॉर क्या आएगा? ईबीआईटी, वी नो ईबीआईटी इज जीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है ना बात? ईबीआईटी क्या आएगा? जीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट. तो कैन वी टेल दिस इज बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट 10,000. ईबीआईटी जीरो चाहिए तो फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम होना पड़ेगा. अब यहां से हमें फिक्स कॉस्ट मिल गया. करेक्ट है. फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम. तो एक काम करो, सभी स्टूडेंट ने नोट लिखना है वहां पे. आपने ये बनाया क्या? ये बनाया आपने, ब्लैंक रहेगा आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब 2 लाइन आप छोड़ोगे यहाँ पे. करेक्ट है. 3 लाइन छोड़ देना यहाँ पे नीचे. उसके नीचे लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1, 3 लाइन छोड़ देना है. वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एट ब्रेक इवन पॉइंट. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एट ब्रेक इवन पॉइंट लिखा है आपने. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एट ब्रेक इवन पॉइंट. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ये मेरा फेवरेट फॉर्मेट है. ठीक है ना? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. सीरियल नंबर 1, सेल्स 2000 into 14 rupees. Sales 2000 into 14 rupees, 28,000. ओके. सेल्स के बाद लेस वेरिएबल कॉस्ट 2000 into 9 रुपीज, वो तो आपको पता है, 18,000. लिख रहे हैं ना? बाकी लोग का हो गया बट लिख रहे हैं ना बाकी, है ना? देयरफॉर कंट्रीब्यूशन 10,000. कंट्रीब्यूशन 10,000 लेस फिक्स कॉस्ट, बैलेंसिंग फिगर है वो होल्ड पर रखना है. और नीचे लिखना है ईबीआईटी जीरो क्यों? ब्रेक इवन पॉइंट. जीरो क्यों? ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है ना? नीचे नोट लिखना है, सभी ने लिखना है अभी. ओके. एट ब्रेक इवन पॉइंट, at break even point, at break even point, EBIT will be zero. EBIT will be zero, and contribution is equal to fixed cost. At break even point, EBIT will be zero. Contribution is equal to fixed cost. Fixed cost होगा. ओके. तो कैन यू टेल फिक्स कॉस्ट इज 10,000. अभी यही 10,000 जो है ये बैलेंसिंग फिगर, ये जीरो लाना है तो 10,000 खर्चा होना चाहिए फिक्स कॉस्ट में. अब ये फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे. ओके. यहाँ पे 10,000 लिखेंगे और ये ईबीआईटी हो गया 2,500 and 5,000. ओके. आंसर क्या आ रहा है बताओ? 5 times, 3 times. 5 times and 3 times. ठीक है. यहां पे इन्होंने सेकंड पार्ट पूछा है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द रिजल्ट. ये मैं कल बात करूंगा आराम से, क्योंकि आपको और 2-3 चीज और बतानी है ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में, कि क्या कमेंट करना चाह रहे हो आप, इससे क्या आप कंक्लूड करना चाह रहे हो. तो कल मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा कम क्या अच्छा बुरा है. ओके. थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट. बट आज हमने क्या पढ़ा है उससे पहले इंडेक्स लिख के लेना है. 8th क्वेश्चन का इंडेक्स ले लो. एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट. 8th क्वेश्चन का इंडेक्स. एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, application of break even point to calculate fixed cost.
इसका पार्ट भी बाकी रखा है पर्पसली, वो कल आते साथ ही होगा। बट एक सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। हमने आज क्या स्टार्ट किया था? लिवरेज। लिवरेज ये वर्ड कहाँ से डिराइव होता है? लिवर, फ्रॉम फिजिक्स, विच मीन्स आयरन रॉड which little help with the advantage of that iron rod, little push will give you more impact. Okay, so same with, I have taken another example. In business there is always a risk. ये just theory थी. The business risk is one business risk and second is financial risk. Fixed cost incur करना और debt लाना, correct है, ये आपका risk है. Profitability statement हमने देखा क्या होता है, लिवरेज के टाइप्स देख लिए। ओके, अभी तक उसके यूजेस के बारे में हमने बात नहीं किया है। लिवरेज के सिर्फ टाइप देखा, फॉर्मूला देखा और थोड़ा मीनिंग समझा। कितने टाइप है? 3। कौन से 3 टाइप है? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या स्टडी करता है? चेंज इन सेल एंड इट्स इंपैक्ट ऑन EBIT। फाइनेंशियल लिवरेज क्या स्टडी करता है? चेंज इन EBIT एंड इट्स इंपैक्ट ऑन EPS, अर्निंग पर शेयर। और कंबाइंड लिवरेज स्टडी क्या करता है? चेंज इन सेल एंड इट्स इंपैक्ट ऑन EPS। करेक्ट है बात? ये हमने 3 लिवरेज देखे। हमने और डेरिवेशंस जानने की जरूरत नहीं थी, तो हमने फॉर्मूला देखा कि ऑपरेटिंग लिवरेज का दूसरा फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। रिपीट करो, क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT डिवाइड बाय EBT। और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। करेक्ट है बात? ये फॉर्मूला देखा। अब उसके सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने थोड़े बहुत देखे, जिसमें कैलकुलेशंस पार्ट देखा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा देखा है, डिटेल में हम जाएंगे। ओके, और हमने ब्रेक इवन पॉइंट के थ्रू फिक्स कॉस्ट निकालते कैसे ये देखा है। इतना ही आपको समझना है। कल हम थोड़ा एडवांस डिस्कशन करेंगे। कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद लिवरेज चैप्टर का टेंशन खत्म हो जाता है, पूरा चैप्टर आपको आएगा। स्टॉप फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।